जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस तरह मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है डार्क साइकोलॉजी के ऊपर, उसकी मैंने डिफरेंट टेक्निक्स भी बताई हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं मिस कर रहा था, और बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी किए हैं कि वो कौन से लोग होते हैं जो डार्क साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर मैं आज ये आपके लिए एक वीडियो दे रहा हूँ। बेसिकली डार्क साइकोलॉजी यूज़ करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, बेसिक दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नेचुरली डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, नेचुरली, यानी उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होती है, उनको पता भी नहीं होता कि हम डार्क साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो इसको सीख के यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो लोग नेचुरली यूज कर रहे होते हैं, जो लोग नेचुरली यूज कर रहे होते हैं डार्क साइकोलॉजी की डिफरेंट टेक्निक्स, वो बेसिकली तीन तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं जिनको हम डार्क पर्सनैलिटीज भी कहते हैं। तीन तरह की पर्सनैलिटीज, जिसमें सबसे पहले, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डार्क पर्सनालिटीज होती क्या हैं। जो लोग नए वीडियोस ये पहली दफा देख रहे हैं, डार्क पर्सनालिटीज के लोग वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं लोगों के साथ, लोगों को चीट करते हैं, डिसीव करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि अपनी खुशी के लिए, अपने अपने आप को बेहतर फील करने के चक्कर में, ठीक है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम डार्क पर्सनैलिटी कहते हैं। अब साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि डार्क पर्सनैलिटी बेसिकली तीन तरह के होते हैं लोग जो नेचुरली यूज कर रहे होते हैं। पहले तो मैं आज आपको वो बता रहा हूँ कि जो नेचुरली यूज कर रहे होते हैं। अब वो डार्क पर्सनैलिटी कौन सी है? नंबर वन जो डार्क पर्सनैलिटी है, जिसे हम नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी कहते हैं। नंबर टू पे जो आता है वो मैकियावेलिनिज्म, और जो नंबर थ्री पे आता है वो साइकोपैथी है। यानी कि ये तीन जो मैंने आपको बताई हैं, ये तीन वो पर्सनैलिटीज हैं जो नेचुरली डार्क साइकोलॉजी यूज करते हैं। और लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो पहली जो टाइप है डार्क पर्सनैलिटी की, वो मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि नार्सिज्म है। यानी कि नार्सिज्म वो पर्सनैलिटी है जो डार्क साइकोलॉजी में या डार्क पर्सनैलिटी में आती, जो नंबर वन जो मैंने आपको बताया। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नार्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, या नार्सिज्म डार्क साइकोलॉजी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में, उसकी क्या ट्रेट्स हैं, ऐसा बंदा जिसमें नार्सिज्म पाया जाता है, और इन इन पर्सपेक्टिव टू डॉग साइकोलॉजी उनके क्या ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। यानी कि उनके अंदर ग्रैंडियोसिटी होती है, यानी अपने आप को बड़ा समझना, ठीक है। वो ये समझते हैं कि मेरे जैसा शायद कोई और है ही नहीं, ठीक है। वो ऑफिस में हो, फैमिली में हो, तो वो अपने आप को ना सुपीरियर समझते हैं, ईगो होती है। और दूसरे नंबर पे हर टाइम उनकी कोशिश होती है कि उनको एडमायर किया जाए, यानी कि उनकी तारीफ की जाए, उनको एडमायर किया जाए। फिर तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लैक ऑफ एम्पैथी होता है। लैक ऑफ एम्पैथी का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि किसी का किसी को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको देखते हुए आप वो फीलिंग अपने अंदर फील ना कर पाए, यानी कि आप किसी को अंडरस्टैंड ना कर पाए, किसी को कितना भी प्रॉब्लम हो आपको परवाह नहीं होती, सादा लफ्जों में इसको हम कहते हैं लैक ऑफ एम्पैथी। अब ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, साथ मिलती जुलती और भी चीजें हैं, लेकिन मेजर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ट्रेड्स हैं नार्सिज्म के अंदर, वो क्या है? ग्रैंडियोसिटी, सुपीरियर समझना, सबसे बड़ा समझना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ एम्पैथी है, कि बिल्कुल किसी को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ ये है कि आप में ईगो है, ठीक है, आप ईगोइस्टिक हैं। और आप एडमायर करते हैं, हर टाइम आपकी कोशिश होती है कि आपको कोई आपकी तारीफ की जाए। ये तीन इंपॉर्टेंट इसके ट्रेट है। अब इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है? अच्छा, एक और मैं चीज आपको बता दूं कि भाई, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, इसमें आप चेंज नहीं ला सकते। ये नहीं आप कर सकते कि ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसको आप मैनेज जरूर कर सकते हैं, इसको मैनेज जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती। देखिए, पर्सनैलिटी चेंज इसलिए नहीं होती कि पर्सनैलिटी के पीछे पूरा न्यूरो साइंस होती है। हम यहां से तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री इस तरह की होती है। अब जो नार्सिज्म है, इसके पीछे न्यूरो साइंस क्या होती है? इसके पीछे देखें, ब्रेन के डिफरेंट एरियाज होते हैं।
एक मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दूं, यूजली होता यह है कि अगर ब्रेन का एक एरिया ज्यादा एक्टिव हो तो यूजली उसका अल्टरनेटिव एरिया थोड़ा सा कम एक्टिव होता है। अब नार्सिसम में होता क्या है कि ब्रेन का एक एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। अब रिवार्ड पाथवे का तल्लक आपको पता होना चाहिए कि रिवार्ड पाथवे का तल्लक जो है डोपामीन के साथ है। अब इनको ना एक लत लग जाती तारीफ सुनने की। जब ये तारीफ सुनते हैं ना तो इनका डोपामीन रिलीज होता है, इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके अंदर ये वो पर्सनैलिटी, इनके अंदर जो रिवार्ड सिस्टम बहुत सेंसिटिव है। यानी कि आप इसकी तारीफ करेंगे ये बहुत खुश होंगे। जब खुश होंगे तो इनको दोबारा तारीफ सुनने की आदत होगी, क्योंकि डोपामीन क्या करता है कि आपके अंदर एपिटेटिव बिहेवियर क्रिएट करता है। एक दफा जब डोपामीन रिलीज होता है ना तो आपका जो बॉडी है वो लिंक हो जाती है दोबारा डोपामीन रिलीज होने से, और उसी तरह डोपामीन रिलीज होने से कि वो दोबारा तारीफ हो, बार बार तारीफ हो। तो एक तो इनमें ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि इनके अंदर रिवार्ड पाथवे जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी एक्टिव होता है। इसके साथ क्या होता है कि इनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, ये जो डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है वो लेस एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, ये रैशनल नहीं सोचते, लॉजिकल नहीं सोचते। यानी कि ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार अगर मेरी तारीफ हो रही तो क्या इसमें क्या है, ये नहीं, ऐसे नहीं सोचते। तो क्योंकि इसलिए नहीं सोचते कि इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग वाला ब्रेन एरिया वो लेस एक्टिव होता है, इसलिए वो ये समझते ही नहीं है कि यार मेरी अगर तारीफ ना भी हुआ तो क्या, इसमें क्या चीज है। ये सिर्फ वही बंदा सोच सकता है जिसका ये ब्रेन एरिया जो डिसीजन वाला ये एक्टिव हो। अब वो एक्टिव होता नहीं, अब ये प्रॉब्लम है। फिर इनका एक ब्रेन एरिया जो इमोशंस वाला होता है वो भी हाईली एक्टिव होता है, जिसमें अमेगडाला है। हर टाइम इनको ना अपनी पड़ी होती है, स्ट्रेस सी होती है कि इनकी तारीफ की जाए। और इसी तरह एक और ब्रेन एरिया होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं, इंसुला। अब ये वो ब्रेन एरिया है जिसका तल्लक एम्पैथी के साथ है, और ये लेस एक्टिव है। लेस एक्टिव है तो इसका मतलब एम्पैथी नहीं। अब आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि आप इनको, या तो कुछ टेक्निक ऐसी हैं कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या इस तरह की चीजें आप करें तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, उसको हम मैनेजमेंट में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तो इसके पीछे न्यूरो साइंस। अब आपने इनको मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि मैं, मेरे पास बहुत से आजकल क्लाइंट आ रहे हैं इसी तरह के प्रॉब्लम के साथ। उनका रिलेशनशिप जो होता है ना सम टाइम सही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्टिक है। अब उनकी समझ से बाहर है, प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने मैनेज क्या करना है? अच्छा, पहली बात तो ये है, पहली बात तो भाई ये है कि आप अगले बंदे को जरूर समझें। कोई रिलेशनशिप बनाने, ये एक नया रिलेशनशिप है तो उसको सोच समझ के बना। आपने उसको समझ के बनाएंगे तो हो सकता है आपने उसको कितना बाउंड्री देनी है, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो देर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। क्योंकि एक खराब रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप ना होने से बेहतर है। ये आपने जरा ज़हन में रखना। इन केस आपकी फैमिली में कोई है, आपका कुलीग है जहां पे आपका गुजारा नहीं है, तो उनको मैनेज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, उनको झूठी तारीफ की आदत ना। समटाइम हमारे होता है ना, यार ये तारीफ पे बड़ा खुश होता है तो उसकी तारीफ कर दो। यार खुदा के लिए उसकी, उसके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। उसको उसको ओपन कम्युनिकेशन करो, उसको शुरू से आदत ही ऐसी डाल दो। क्योंकि अगर आप, हम पता अपनी ईज के लिए क्या करते हैं, ऐसे बंदे की हमें पता है यार इसकी, इसने, इसको मैंने कह दिया कि ना आज आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी हुई है तो ये बड़ा खुश होगा, तो आप हर रोज कह रहे हैं। ना ना, ऐसे ना करें। आप इनको ना कोशिश करें कि क्रिटिसाइज करें हल्का हल्का, ताकि इनकी वो जो एक कंडीशनिंग है ना तारीफ सुनने की वो कम हो। ये नंबर वन आप नहीं करना। इनके साथ बाउंड्रीज आपने सेट करनी कि भाई मैं आपके साथ यहां तक हेल्प करूंगा, इसके आगे बिल्कुल नहीं करूंगा, ये निशान लगा, ताकि इनको पता हो। इनको इनकी एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड कर दें। ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों को आपने कैसे मैनेज करना। हाँ, बायोलॉजिकली कुछ अप्रोचेस हैं कि एक ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं यूरोप में, ठीक है। ये एफडीए अप्रूव टेक्निक भी है। तो ये ब्रेन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये वो ब्रेन एरिया जो कि इंसुला है, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एक्टिव होता है, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकली यानी कि साइंटिफिक तरीके से भी आप इसको इस तरह मैनेज कर सकते हैं।
या फिर आपने इसको सोशली मैनेज करना है। सोशली कैसे मैनेज करना है कि आपके साथ इनकी ना एक ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप इनसे बात है खुल के बात करें, ठीक है, ताकि इनको बाउंड्रीज का पता हो, आपको भी बाउंड्रीज का पता हो। तो इस तरह कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं इस पर्सनालिटी को मैनेज करने के लिए। तो इनशाला मैंने आपको जो डार्क पर्सनालिटीज में जो पहली पर्सनालिटी है नार्सिसिज्म, उसके बारे में डिटेल से बात की है। तो इनशाला अगली आने वाले वीडियोस में मैं बाकी दो डार्क पर्सनालिटीज को भी इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। आई होप कि आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। Still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.